हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य ही प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्लाइड को देखिए। अब तक आपने उच्चारण स्थान रटे ही होंगे, लेकिन आज समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, यदि अपन नीचे से चलते हैं तो सबसे पहले कंठ आता है। उसके बाद दो होल टाइप आते हैं मुंह में, तो उसको अपन तालु बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो पोर्शन जीभ के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको अपन मूर्धा के नाम से जानते हैं। फिर आपके दंत और फिर आपके लास्ट में होस्ट आते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि शुरुआत कंठ से करनी है। कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो यहाँ पे अपन रटने का प्रयास करते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। पहले कंठ पे हाथ रखिए, कंठ से ऊपर से तालु आएगा। फिर जीभ के जस्ट वाला पार्ट आपको मुद्दा कहा जाता है। उसके बाद में आपके दांत का नंबर आता है, फिर बाद में ओष्ठ आता है। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि जो इनका क्रम, पांच ही पार्ट का क्रम इस प्रकार रहता है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार और चीजें जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगली इमेज में आपको स्पर्श व्यंजन दिख रहे हैं। कैसे लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू भी कहा जाता है। मतलब क वर्ग को कु बोलेंगे, च वर्ग को चू बोलेंगे, ट वर्ग को तू, त वर्ग को तू और प वर्ग को पू। अर्थात इनको संक्षिप्त में कु, चू, टू, तू, पू कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अपन ने स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ा और इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि जो अपने उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ जो क्रमशः थे। चलिए इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान सेट करते हैं। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। पहला कंठ छू करके देखिए, फिर तालु का नाम लिया था, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर बाद में ओष्ठ का नाम लिया था। चलिए इन पांचों वर्गों को अपन इनके हिसाब से सेट कर देते हैं क्रम वाइज। तो आपके सामने कंठ के सामने कु दिख रहा है, तालु के सामने चू, मूर्धा के सामने टू, दंता के सामने तू और ओष्ठ के सामने पू दिख रहा है। तो अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि कु यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, चू वर्ग का जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालु होगा, ट वर्ग का मूर्धा होगा, त वर्ग का दंत होगा और प वर्ग का होष्ठ होगा। इस प्रकार रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अपने उच्चारण स्थानों के आधार पर सारे वर्ग सेट कर दीजिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन स्वर के बारे में। और संस्कृत के माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ऋषि स्वर 5 होते हैं: अ, ई, उ, ऋ, ल, ऋ। और संयुक्त स्वर 4 होते हैं: ए, ओ, आई, ओ। ये 4 स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों के बारे में बाद में विचार करेंगे मित्रों। पहले ऋषि स्वरों की बात करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है अ, ई, उ, ऋ, ल, ऋ। तो दिमाग में आपको ये सेट करना है कि जो उ वाला है इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, जो कि आपको सेट करने योग्य हैं। और बात की बाद में तो सारा सिस्टम हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके क्रम को उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न प्रकार से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ऊ लोला है उसका उसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होगा। और बाकी इस प्रकार से सारा सिस्टम बैठता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, री का मूर्धा, री का दंता, ऊ का ओष्ठा। तो इस प्रकार से अपन जान सकते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आ का कहाँ से होगा, तो वो भी कंठ से होगा। बड़ा ई का कहाँ से होगा, तालु से होगा। बड़ा री ऋषि का कहाँ से होगा, मूर्धा का होगा। लरी का दंता होना ही है और ऊ का ओष्ठा होना है। ये ऊ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इस प्रकार आप जो ऋषि स्वर हैं और जो स्पर्श व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान को सीमित आधार पे यहाँ पे आप इस प्रकार से जान सकते हैं, जो कि आपके अगले स्लाइड में आपको शो हो रहा है। दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं कि जो कंठ है ये अ कु यानी अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु, ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान है। मूर्धा,
री और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। दंता लरी और त वर्ग का उच्चारण स्थान है। और जो ओष्ठ है वो उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कंठ अह की आवाज आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब उच्चारण स्थान विसर्ग का भी कंठ ही होगा। क्योंकि दोस्तों जो अह जो उच्चारण स्थान है अर्थात जहाँ से अ का उच्चारण जहाँ से है ह का भी वहीं से होगा। और जहाँ से ह का हो रहा है अ का भी वहीं से होगा। और इसी आधार पर विसर्ग का उच्चारण स्थान भी आपके कंठ से ही होगा। तो यहाँ आपके सामने एक नया प्रकार का फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिससे कंठ का उच्चारण स्थान कंठ जो उच्चारण स्थान है वो अ कवर्ग ह और विसर्ग का ही उच्चारण स्थान है। तो मित्रों इस प्रकार अपन कर सकते हैं कि जो कंठ उच्चारण स्थान है वो आ का क वर्ग ह और विसर्ग विसर्जनीयम का मतलब होता है विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अब अगले व्यंजनों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में आपको जो ऊष्म व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और यण जिनको अंतस्थ कहा जाता है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है ऊष्म व्यंजनों में तीनों श और ह होता है और ह को अपन ने नोट किया था कि इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है और बाकी तीन का उच्चारण स्थान बाद में सेट करेंगे। लेकिन उसके पहले जो यण हैं जो अंतस्थ है उनके बारे में बातचीत करते हैं। और चलिए इनके स्वरों की समानता को नए नज़रिए से देखते हैं। देखिए अब अगली स्लाइड। दोस्तों आपको यण संधि की स्लाइड दिख रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊ है उसको माइंड में सेट रखना है कि इसका उच्चारण स्थान होस्ट होगा। बाकी ध्यान दें आप कि जो यण संधि है उसमें ई का ये हो जाता है, री का र हो जाता है, री का ल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी ये है कि ई का उच्चारण स्थान जो होगा वही य का होगा। री का जो उच्चारण स्थान जो होगा र का भी वही होगा। और री का जो उच्चारण स्थान है लरी का भी वही उच्चारण स्थान होगा। चलिए दोस्तों अब हम उच्चारण स्थानों को सेट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तालु उच्चारण स्थान है और इसमें अपने देखा था कि ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ई दिख रहा है, यण संधि में ई का ये बनता है। तो इस प्रकार अपन जान सकते हैं कि जो तालु है ये का उच्चारण स्थान भी होगा। और इस आधार पे मूर्धा जो है मूर्धा जो उच्चारण स्थान है ये री और ट वर्ग का है। तो इस आधार पर र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही होगा। इसी प्रकार अपन दंता ले लेते हैं तो लरी और ट वर्ग का तो उच्चारण स्थान ये होता ही है। लेकिन सिमिलरिटी यण संधि के आधार पर जो ल लड्डू वाला है इसका उच्चारण स्थान भी दंत ही होगा, जो अपन जान चुके हैं। और इस प्रकार से हम इनके उच्चारण स्थानों को निम्न प्रकार से सेट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम ऊष्म व्यंजनों के बारे में बातचीत करते हैं। ऊष्म व्यंजन में दोस्तों आपको पता है ही सही कि तीनों श और ह आता है। ह अपने पढ़ा था कि इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। अब बात रही तीनों श की, तो चलिए इन तीनों श के बारे में अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगली कंडीशन में अपन देख रहे हैं ऊष्म व्यंजनों को और हमने पढ़ी है शचुत्व और शटुत्व संधियां। और हमने देखा है कि स और त वर्ग के स्थान पर शचुत्व संधि में श और च वर्ग हो जाता है और उसी आधार पर जो शटुत्व संधि में श और ट वर्ग हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि स का दोस्त त वर्ग है, षषर्गम वाले का दोस्त आपका च वर्ग है और षटकोण वाले का दोस्त ट वर्ग है। अर्थात इन वर्गों का जहाँ से उच्चारण होगा इन तीनों श का भी वहाँ से होगा। तो इस प्रकार से अपन जान सकते हैं और सूत्र बना सकते हैं और आगे जानने का अपन और भी अधिक प्रयास करते हैं और निम्न सूत्रों की रचनाएं सामने निकल करके आती है जिनको और अपन जानेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में। तो सबसे पहले कंठ लेते हैं। कंठ में अपन ने देखा था कि अ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऐसे ही तालु जो 2 नंबर का है ये ई च वर्ग और ये और श
का उच्चारण स्थान तालु होता है, क्योंकि ई से बनता है ये, और जो श है ये च वर्ग का दोस्त है। मूर्धा में देखेंगे कि जो री और ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और अपन को पता है री से यण संधि बनता है र, और आपको षटकोण वाले का पता है इसी, क्योंकि ये ट वर्ग का दोस्त है। इसी प्रकार जो दंत के बारे में अपन बातचीत करेंगे कि जो दंत होता है उस उच्चारण स्थान वो री और त वर्ग का होता है, और यण संधि में री से ल बनता है, और स जो है त वर्ग का दोस्त है। इसी प्रकार ओष्ठ का अपन ने देखा कि जो ऊ है जो दिमाग में सेट करने योग्य है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो दोस्तों इसके बारे में अगली कंडीशन में विचार करते हैं। दोस्तों अनुस्वार जो होता है इसका नाक से या नासिका से उच्चारण होता है। अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा। ध्यान रखें दोस्तों, ये एक ऐसा अनुस्वार है जिसका उच्चारण केवल सिंगल नाक से ही होता है, अर्थात ये एक उच्चारण स्थान ही मान लीजिएगा आप। जिसका नाक से उच्चारण स्थान होता है वो है अनुस्वार। ध्यान रखिए। अब हम संयुक्त स्वरों के बारे में बातचीत करते हैं, और पहला नंबर लेते हैं ए का। गुण संधि के आधार पर अपन देखते हैं कि ए एडी वाला जो है अ प्लस ई से बनता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का तालु होता है, तो ए का कंठ तालु होगा। इस आधार पे जो बड़ा है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु ही होगा। चलिए अब ओ का नंबर लेते हैं, जो संयुक्त स्वर है, अर्थात गुण संधि के आधार पे अपन देखते हैं कि जो ओ है ये जो बनता है ये अ प्लस उ से बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ओ का ओष्ठ होता है। अपन कह सकते हैं कि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा, और इस आधार पे बड़ा ओ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पंचम वर्ण की, अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अपने वर्ग के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होगा। अर्थात जैसे यहाँ पे स्लाइड दी गई है, इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण दे रखा है, तो इस आधार पे जो ये है इसका कंठ प्लस नासिका होगा, ये का तालु नासिका होगा, अणवाण वाले का मूर्धा नासिका, न नल वाले का दंत नासिका, और म का ओष्ठ नासिका। अर्थात अपने वर्ग के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इस कारण इन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं व वकार की, जिसको व कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है, अर्थात अपन ये कहें कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अर्थात क्योंकि व किससे बनता है, ऊ से, अब ऊ का ओष्ठ होगा तो इसका दंतोष्ठ होता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो 10 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान डबल होता है, जिसमें 4 तो संयुक्त स्वर होते हैं, 5 पंचम वर्ण होते हैं, और एक लास्ट वाला आपका व होता है। इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि संयुक्त स्वरों का और 5 पंचम वर्णों का और एक व का इनका उच्चारण स्थान डबल होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने उच्चारण स्थान से संबंधित नई सोच उत्पन्न की होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत अधिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। थैंक यू।